दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 1 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट एंड वर्ल्ड बिग न्यूज शो। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन की नई फ्लेमिंगो मिसाइल का बड़ा हमला, उधर रूस का पलटवार भी लगातार जारी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखे गए ईरान के खिलाफ नए जंग के प्लान। ईरान ने अमेरिका से फाइनल डील के लिए रख दी वादों वाली शर्त। बेंजामिन नेतन्याहू का फिर जंगी बयान, कहा ईरान और उसके पूरे एक्सेस से निपटेंगे। गजा पर पूरा कब्जा चाहता है इसराइल, नए यहूदी सेटलमेंट्स बसाने की मांग। और आज से तुर्की को होगी मोटी कमाई, ईरान जो हुर्मुज़ भी ना कर सका वो एर्दोगान ने तुर्की में कर डाला। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से और बड़ी तस्वीर से। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अपनी नई फ्लेमिंगो मिसाइल से एक और बड़ा हमला कर दिया है। इस बार निशाने पर रूस का एक ऐसा हथियार बनाने वाला कारखाना था जहां रूस की आर्टिलरी और मिसाइल लॉन्च सिस्टम के अहम पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। अगर यूक्रेन का दावा सही है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी नई मिसाइलें रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री पर भी गहरा असर डालने लगी हैं। 1 जुलाई की दोपहर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुछ तस्वीरें शेयर की, हमले का वीडियो शेयर किया और कहा कि यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों ने रूस के वोल्गोग्राद रीजन में मौजूद एक डिफेंस प्लांट को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक इस हमले के बाद प्लांट में आग लग गई। इसी कारखाने में रूस की आर्टिलरी सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम इक्विपमेंट और पार्ट्स तैयार किए जाते हैं। यानी रूस की जंगी कमर को लगातार यूक्रेन बड़े जख्म पहुंचाने के दावे कर रहा है और कोशिशें भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही नई लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइलें हैं यूक्रेन की, जिसे यूक्रेन ने हाल ही में अपनी सबसे अहम मिलिट्री कामयाबियों में शुमार किया है। दोस्तों, अगर यूक्रेन लगातार रूस के ऐसे मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाता रहा तो आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं दिखेगा, बल्कि रूस की हथियार बनाने की रफ्तार पर भी दिखाई दे सकता है, रूस के हथियार एक्सपोर्ट पर भी दिखाई दे सकता है। अगली खबर ये कहती है कि रूस ने भी यूक्रेन के एनर्जी और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर एक बार फिर बड़े हमले करने का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स, फ्यूल डिपो, रेलवे नेटवर्क और यूक्रेनी आर्मी के सप्लाई सेंटर्स को निशाना बनाया। रूस के दावे के मुताबिक उसने यूक्रेन के कई शहरों में 25 पेट्रोल पंप्स पर हमले किए। इसके अलावा ज़ापोरिज़िया रीजन में एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, यूक्रेनी आर्मी का एक लॉजिस्टिक सेंटर, खार्किव रीजन का रेलवे नेटवर्क और एक ऑयल रिफाइनरी के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया है। ये वहीं की तस्वीरें हैं जो रूस ने हमले किए हैं यूक्रेन पर, ये स्क्रीनशॉट्स। रूस का ये दावा है कि खार्किव और दिनेप्रोपेट्रोवस्क रीजन में मौजूद ऐसे ठिकानों पर भी हमले किए गए जहां यूक्रेनी फोर्सेस अपने हथियार, ड्रोन और दूसरा जंगी सामान जमा कर रही थीं। अब बात ईरान और अमेरिका के बीच जो तानातनी चल रही है उसको लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी जारी है, लेकिन इसके साथ ही जंग का साया भी पूरी तरह से टला नहीं है। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा बड़े पैमाने पर हमले करने के मिलिट्री प्लान्स का जायज़ा लिया। यानी मिलिट्री प्लान्स, हमले के प्लान ट्रंप की टेबल पर रखे गए हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका डिप्लोमेसी और जंग दोनों रास्ते एक साथ खुले रखे हुए है। 1 जुलाई को सामने आई अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से बड़े मिलिट्री हमलों के कई ऑप्शंस का जायज़ा लिया है। हालांकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं, अमेरिका क्या कहता है, ट्रंप क्या कहते हैं नहीं पता, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ट्रंप ने जंग की बजाय न्यूक्लियर बातचीत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि अगर इस वक्त दोबारा बड़ी जंग शुरू हुई तो ईरान के साथ चल रही डिप्लोमेटिक कोशिशें पूरी तरह पटरी से उतर सकती हैं। इसी वजह से वो फिलहाल बातचीत को 18 अगस्त की तय डेडलाइन के बाद भी जारी रखने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक पेंटागन ने इराक पर दोबारा बड़े हमले के कई मिलिट्री प्लान तैयार करके ट्रंप के सामने रखे हैं। लेकिन फिलहाल ट्रंप की पहली पसंद बड़े पैमाने की जंग नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लिमिटेड जवाबी हमले और उसके साथ डिप्लोमेसी को जारी रखना, यानी हमले और बातचीत दोनों साथ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब भी मानते हैं कि अगर बातचीत के ज़रिए कोई समझौता हो जाता है तो वो एक नई और लंबी जंग से बेहतर रास्ता होगा। असल में ट्रंप को ये भी पता है कि इस बार ईरान पिछली जंग से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा वो फ़िलहाल जंग से दूरी रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के मिजाज पर यकीन करना भी मुश्किल है कि वो कब बदल जाए। इस बीच वो रिपोर्ट याद रखिएगा जिसे तस्नीम या मेहर ने
छापा और डिलीट कर दिया, लेकिन हमने उसे पकड़ लिया और आप तक पहुंचाया था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इतना हथियार डंप किया है पिछले जंग के पूरे दौरान और सीज़ फायर के दौरान, जितना कभी तारीख में नहीं किया। और ये खदशा जताया ईरानी मीडिया ने कि ईरान पर कोई बड़ा ग्राउंड अटैक हो सकता है, ज़मीनी हमला। और इस बीच ये खबरें आना कि जंग के प्लान देख रहे हैं लेकिन तरजीह डिप्लोमेसी को दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वक्त को काटा जा रहा है। उधर पैसे मिलेंगे, अरबों डॉलर मिलेंगे, हम भी इसे कवर करते हैं भाई, जो भी अपडेट आती है उसे कवर करना ज़रूरी है। हर चीज़ में अपनी अक्लमंदी घुसेड़ कर ये कि नहीं हमला ही होगा, ये नहीं कह सकते। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि जैसे एक पूरा माहौल बनाया गया है कि सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन पीछे किसी चीज़ का इंतज़ार था जिसे पूरा किया जा रहा है, और उसके बाद वो होगा जो अभी शायद सबको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन महसूस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ईरान की। ईरान ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि सिर्फ बातचीत से अब बात नहीं बनेगी। जब तक अमेरिका अपने किए हुए वादों पर अमल नहीं करता तब तक किसी फाइनल डील पर बातचीत शुरू भी नहीं होगी। यानी अब ईरान ने गेंद पूरी तरह अमेरिका के पाले में डाल दी है कि पहले वफा करो फिर हम डील करेंगे। 30 जून को ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बाक़ई ने अपनी जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग है उसमें ये कहा कि अमेरिका के साथ फाइनल समझौते पर बातचीत तभी शुरू होगी जब पहले अमेरिका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की MOU की अहम शर्तों पर अमल करके दिखाएगा। बाक़ई ने कहा कि फाइनल डील में ईरान की सिक्योरिटी और इकनॉमिक फ़िक्रों के साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े मसलों पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले मौजूदा समझौते पर पेशरफ्त यानी डेवलपमेंट ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान आने वाले कुछ दिनों में हालात का जायज़ा लेगा, उसके बाद ही ये फैसला करेगा कि अमेरिका के साथ अगली बातचीत कब होगी और किस फॉर्मेट में होगी। यानी ईरान कह रहा है पहले अमेरिका अच्छा बच्चा बन के दिखाए, नीट एंड क्लीन आए, सही से कायदे से बैठे, तब हम बात करेंगे। यानी फ़िलहाल ईरान का साफ स्टैंड यही है कि पहले अमेरिका अपने वादों पर खरा उतरे, उसके बाद ही किसी नई और फाइनल डील की तरफ बढ़ा जाएगा। यानी एक तरीके से कहा जा रहा है कि ईरान डील को टाल रहा है क्योंकि उसे अमेरिका पर यकीन नहीं। बढ़ते हैं आगे। ईरान ने पहली बार खुलकर माना है कि अमेरिका की नाकेबंदी के दौरान उसकी हालत कितनी मुश्किल हो गई थी, पतली हो गई थी, यूँ कह लीजिए। ईरान का कहना है कि एक ऐसा वक्त भी आया जब वो एक भी बैरल ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और ऑयल एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कि ईरान ने क्या कहा है। लेकिन याद रखिएगा, जिन लोगों ने कहा पाबंदियों के बावजूद ईरान बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है, माल कमा रहा है, वो सब आपसे झूठ बोल रहे थे, क्योंकि बाकिर गालिब सच बता रहे हैं। आपकी नस पकड़ ली गई, आप झूठ से खुश होते हैं, लोग खुश आपको करते हैं और जो है वो व्यूज़ कमाते हैं। खैर बढ़ते हैं, खबर सुनिए। तो 30 जून की रात ईरान के चीफ निगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ईरान के सरकारी टीवी को एक इंटरव्यू दिया और इसमें कहा कि अमेरिका की तरफ से बंदरगाहों की नाकेबंदी के दौरान ईरान एक भी बैरल ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो आप इस इंटरव्यू को सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी हटने के बाद से अब तक ईरान 4 करोड़ से ज़्यादा बैरल ऑयल एक्सपोर्ट कर चुका है। जैसे ये बातचीत शुरू हुई उसके बाद से 4 करोड़ बैरल ऑयल एक्सपोर्ट कर लिया, पहले नहीं कर पा रहे थे। गालिबाफ ने कहा कि इससे पहले 50 से 60 दिनों तक हालात ऐसे थे कि ईरान वाकई एक भी बैरल ऑयल बाहर नहीं भेज पा रहा था, यानी डील करना ईरान की भी मजबूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल ईरान की पहली तरजीह अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है, लेकिन अगर जंग थोपी गई तो ईरान उसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। और यही बात ईरान को ख़ास बनाती है कि ज़रूरत हो, मजबूरी हो, लेकिन एक जो किरदार है और एक जो इमेज है उससे सौदा नहीं होगा, झुककर बात नहीं होगी। बढ़ते आगे। इसराइल की बात करना बहुत ज़रूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू अब भी जंग 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 करके इतरा रहा है। इसराइल ईरान के पूरे एक्सेस से निपटेगा और जो कुछ भी बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म करेगा। ये बयान जंग के भूखे इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू का है, जो ये बताता है कि मिडिल ईस्ट में अभी सुकून कायम होना बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है। इसराइल के PM ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान और उसके साथियों, उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ इसराइल की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इसराइल का कहना है कि उसकी टोटल विक्ट्री, मुकम्मल फतह
की मुहिम जो है वो तब तक जारी रहेगी जब तक वो अपनी सभी दुश्मनों को कमज़ोर नहीं कर देता। 1 जुलाई को आई खबर के मुताबिक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान और उसके साथियों के खिलाफ टोटल विक्ट्री हासिल करने का उसका मकसद कभी ख़त्म नहीं होगा। उसने कहा कि इसराइल पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इतनी मार खाने के बाद, इतनी तबाही के बाद, इतनी मिसाइलें झेलने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है और पिछले 3 साल में उसने अपने दुश्मनों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। ये तो है। हालांकि उसके मुताबिक अभी भी बहुत काम बाकी है, यानी नेतन्याहू आगे भी चारों तरफ हमले करने का सिग्नल दे रहा है कि बहुत काम बाकी है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ईरान के पूरे एक्सेस से निपटेगा और जो कुछ भी बाकी रह गया है उसे भी ख़त्म करेगा। यही वो लाइन थी जिससे शुरुआत की। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू का ये रुख साफ इशारा देता है कि इसराइल फ़िलहाल ईरान के ख़िलाफ़ अपने मिलिट्री दबाव को कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, यानी समझौता अमेरिका से हो जाएगा, इसराइल से नहीं। और वैसे भी ईरान का असली टारगेट तो इसराइल ही है। गज़ा को लेकर इसराइल के अंदर से एक बार फिर बेहद जहरीला बयान सामने आया है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लेल स्मोट्रिच ने खुले तौर पर कहा कि पूरे गज़ा पर पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, स्मोट्रिच ने तो ये भी दावा किया कि अगर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसे मंजूरी दे दे तो इसराइल फ़ौरन गज़ा के शुमाली हिस्से में 3 नई यहूदी बस्तियां, 3 नए यहूदी सेटलमेंट्स बसाने के लिए तैयार है। अपने बयान में नफरती बेज़लेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू से मांग की कि अब गज़ा पर पूरा कंट्रोल हासिल करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, स्मोट्रिच का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गज़ा में जंग, सीज़फायर और मुस्तक़बिल के इंतज़ामात को लेकर लगातार बहस जारी है। अब तुर्की से आई ऐसी खबर सुनिए जिसमें तुर्की का फ़ायदा है और आप हुर्मुज़ के बारे में सोचने लगेंगे। तो प्लीज़ ये डिटेल में खबर बनाइए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सारे जवाब मिलेंगे। आज से तुर्की और माला माल होने जा रहा है। तुर्की ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक से गुजरने वाले जहाज़ों पर लगने वाली फ़ीस एक बार फिर बढ़ा दी है। 1 जुलाई 2026 यानी आज से तुर्की के बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को पहले के मुकाबले करीब 15% ज़्यादा रकम फ़ीस चुकानी होगी। तुर्की की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक 1 जुलाई से ट्रांजिट फ़ीस बढ़ाकर $5.83 पर टन से $6.70 पर टन कर दी गई है। एर्दोगान ने तुर्की के लिए मोटा मुनाफा तय कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 1983 से 2022 तक करीब 40 सालों तक ये सिर्फ $0.80 पर टन पर ही कायम रही थी, यानी एक टन के लिए $1 भी नहीं देने पड़ते थे। लेकिन 2022 में तुर्की ने इसमें एक साथ 5 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी और अब लगातार तीसरे साल इसमें फिर से इजाफा आज से किया गया है। दोस्तों, बॉस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट्स दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रेड रूट्स में, व्यापारी रूट में शामिल हैं। ऐसे में इस फीस में बढ़ोतरी का असर इंटरनेशनल शिपिंग और ट्रेड कॉस्ट पर भी पड़ सकता है, सामान महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि इन दोनों रास्तों पर, समुद्री रास्तों पर अगर तुर्की फ़ीस ले सकता है तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान फ़ीस क्यों नहीं ले सकता? असल में ईरान बस होर्मुज़ के एक साइड बना हुआ है और इस तरफ यूएई, ओमान, जबकि और कई दूसरी साइड में जो है कई मुल्कों की राहें आती हैं। लेकिन ईरान से अलग तुर्की का मामला बिल्कुल पर्सनल है। बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के बीच से गुजरता है, शहर के बीच से। ये ब्लैक सी को सी ऑफ मारमरा से जोड़ता है और उधर डार्डानेल्स स्ट्रेट भी तुर्की की मिल्कियत है और ये सी ऑफ मारमरा को एजियन सी से जोड़ता है। यानी अगर कोई जहाज़ ब्लैक सी से भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ यूरोप में जाना चाहता है तो उसे पहले बॉस्फोरस, फिर सी ऑफ मारमरा और उसके बाद डार्डानेल्स से होकर गुजरना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों स्ट्रेट्स पर, दोनों पतले समुद्री रास्तों पर तुर्की का स्ट्रेटजिक कंट्रोल बेहद अहम माना जाता है। मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत तुर्की को इन रास्तों के इंतज़ाम और कुछ हालात में जंगी जहाज़ों की आवाजाही पर भी ख़ास इख्तियार हासिल है। साल 2024 में बॉस्फोरस और डार्डानेल्स दोनों स्ट्रेट से मिलाकर लगभग 51,000 जहाज़ गुजरे। इन्हीं जहाज़ों से तुर्की ने करीब $227 मिलियन यानी लगभग $22-23 करोड़ ट्रांजिट फ़ीस के तौर पर वसूल किए।
دوستوں میں نے یہ انفارمیشن اس لیے جٹائی تاکہ آپ بے وجہ کی بحث سے بچ سکیں ہرمز کو لے کر، ورنہ تو یہ خبر 5 لائن کی ختم ہو چکی تھی، یہ انفارمیشن جٹانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو خبر کے ساتھ ساتھ کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات بھی دی جائے۔ امید کرتا ہوں یہ کوشش آپ کو پسند آتی ہوگی۔ دیر سے آیا، بس طبیعتوں میں ہوں مبتلا، لیکن ٹھیک ہوگا، اب جولائی لگ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔